हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल टेक एग्जाम। दोस्तों, ये हमारी 7वीं क्लास है। बार्क साइंस की 6 क्लासेस ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूं। तो अगर आपने उन क्लासेस को नहीं देखा है तो ज़रूर से देखिएगा, क्योंकि उन क्लासेस में मैंने फिजिक्स साइंस के जो 352 क्वेश्चन हैं वो डिस्कस किए हैं। यहाँ हम 353 क्वेश्चन से आगे कंटिन्यू करने वाले हैं। आज की वीडियो में 500 क्वेश्चंस को कंप्लीट कर दूंगा। इसके बाद जो नेक्स्ट क्लासेस आएगी उसमें केमिस्ट्री के क्वेश्चंस स्टार्ट हो जाएंगे, जो 500 मिनट हमको कंप्लीट करना है। अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस जरूर कर ले, ताकि आने वाले प्रत्येक वीडियो को नोटिफिकेशन आपको मिल सके। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हमारा 353 क्वेश्चन है, परमाणु बम किस सिद्धांत पर कार्य करता है? नाभिक की विखंडन के सिद्धांत पर परमाणु बम कार्य करता है। आपको एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में बताना है कि जो हमारा सूर्य है, सूर्य किस सिद्धांत पर कार्य करता है? जो सूर्य से हमको गर्मी प्राप्त होती है वो किस सिद्धांत से उत्सर्जित होती है, किस सिद्धांत पर कार्य करता है, वो आपके लिए क्वेश्चन कमेंट करना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, देख लेते हैं। 354 क्वेश्चन बोल रहा है, हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पर कार्य करता है? नाभिक की विखंडन। आपको एक क्वेश्चंस का आंसर कमेंट करना है। अगर आपको मैं जो क्वेश्चंस बता रहा हूँ अगर पता नहीं तो सर्च कीजिए और कमेंट करिए। आप सर्च करोगे तो आपको भी उनका पता चलेगा। अगर आपके एग्जाम में आते हैं तो हेल्प होगी कि जो पोखरण में हमारा परमाणु बम का जो परीक्षण हुआ था वो कौन सी सन में हुआ था। ठीक है, जो पोखरण में राजस्थान पड़ता है, पोखरण में परमाणु बम का परीक्षण किस सन में हुआ था? उस टाइम पर हमारे भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाइड्रोजन बम का आविष्कार सर्वप्रथम किसने किया था? तो एडवर्ड टेलर ने 1952 ईस्वी में किया था। ठीक है, अगर आप इसकी पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हो तो वीडियो कंटिन्यू देखिए, लास्ट में आपके लिए बताऊंगा आप पूरी 500 क्वेश्चंस की पीडीएफ कैसे प्राप्त कर सकते हो। 356 क्वेश्चन है, कौन परमाणु के नाभिक में स्थित होते हैं? तो प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स होता है परमाणु के नाभिक में स्थित। ये हमारे एक परमाणु है, ये परमाणु का नाभिक है। तो यहाँ पर परमाणु के नाभिक में जो है वो प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स स्थित होते हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि परमाणु के नाभिक में कौन सा चार्ज होता है, तो जो न्यूट्रॉन हमारा है ये बिल्कुल न्यूट्रल रहता है, इस पर कोई भी चार्ज नहीं होता है। और प्रोटॉन होता है जो हमारा पॉजिटिव होता है, इसलिए हमारे परमाणु के नाभिक में जो होता है वो पॉजिटिव चार्ज होता है। और इसके बाहर के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाता है, इलेक्ट्रॉन घूमते रहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है 357 क्वेश्चन है, कौन परमाणु के चारों ओर चक्कर लगाए? तो इलेक्ट्रॉन, मैंने बताया इलेक्ट्रॉन परमाणु के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है, न्यूक्लियर प्रतिक्रिया में किसका संरक्षण होता है? तो जो न्यूक्लियर प्रतिक्रिया है, रिएक्शन है, उसमें द्रव्यमान ऊर्जा और संवेग का संरक्षण होता है। जब कोई कण और कोई प्रतिकण परस्पर संपर्क में आते हैं तो क्या करते हैं? एक कण और एक प्रतिकण जब परस्पर संपर्क में आते हैं एक दूसरे के, तो एक दूसरे को नष्ट कर देते हैं। क्या कर देते हैं? नष्ट कर देते हैं। नेक्स्ट है, प्रकाश विद्युत प्रभाव क्या है? तात्कालिक प्रक्रिया। ठीक है, क्विक रिएक्शन। प्रकाश विद्युत प्रभाव है तात्कालिक प्रक्रिया। सूर्य ऊर्जा का स्रोत है। सूर्य के वायुमंडल में कौन सी न्यूक्ली फ्यूज हो जाती है? तो हाइड्रोजन होता है। क्या होता है? सूर्य का जब न्यूक्ली फ्यूज होता है तो हाइड्रोजन होता है वहाँ पर। सूर्य में सबसे अधिक मात्रा में कौन सी गैस पाई जाती है? हाइड्रोजन गैस पाई जाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर बोला जा रहा है, टेस्ला किसकी इकाई है? तो टेस्ला चुंबकीय क्षेत्र की इकाई है। किसकी है? मैग्नेटिक फील्ड। ध्वनि की तीव्रता मापने की इकाई क्या है? डेसिबल। ध्वनि की तीव्रता मापने की इकाई क्या है? डेसिबल। डेसिबल तेल का कौन सा भाग होता है? डेसिबल बेल का, यहाँ पर तेल नहीं होगा, बेल का कौन सा भाग होता है? 10वां भाग होता है। ठीक है, नेक्स्ट है, सड़क पर चलते समय किसी बैलगाड़ी के पहियों की गति किसका उदाहरण है? तो स्थानांतरीय और घूर्णन गति का। ठीक है, सड़क पर कोई बैलगाड़ी चल रही है तो उसके पहियों की गति से कौन सी ऊर्जा स्थानांतरित होती है? स्थानांतरीय और घूर्णन गति होती है। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पर हम देखते हैं, प्रकाश विद्युत उत्सर्जन में उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा है आपतित फोटोन की ऊर्जा से कम होती है। कोणीय संवेग में किसके बराबर होता है? कोणीय संवेग
किसके बराबर होता है? तो जड़त आघूर्ण इंटू कोणीय वेग के बराबर होता है। अतिचालकता का क्या अर्थ है? अतिचालकता का अर्थ है वह धारा जिसमें कोई प्रतिरोध ना हो, उसी कहते हैं अतिचालकता। नेक्स्ट है, जब बर्फ पानी के ऊपर तैरता है तब उसका कितना हिस्सा पानी के बाहर रहता है? बहुत ही सरल क्वेश्चन, बहुत पॉपुलर क्वेश्चन है। तो 0.1 या 1/10, यानी बर्फ का 10 में से 1 हिस्सा ऊपर की ओर रहता है और 10 हिस्सा नीचे की ओर रहता है, यानी पानी में डूबा रहता है। कम तापमान को मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? क्रायोमीटर का उपयोग किया जाता है। मैजिक मार्कर का आविष्कार किसने किया था? सिडनी, एक वैज्ञानिक थे, उन्होंने मैजिक मार्कर का आविष्कार किया था। नेक्स्ट है, मैजिक मार्कर का आविष्कार किसने किया था? सिडनी रोजेंथल, इनका पूरा नाम है सिडनी रोजेंथल ने, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर देखते हैं हम, महिलाओं के पतली आवाज़ किसके कारण होती है? उच्च आवृत्ति, हाई फ्रिक्वेंसी होती है, इसलिए महिलाओं की या गर्ल्स की आवाज़ है बहुत पतली होती है। घूमते दरवाजे का आविष्कार किसने किया था? थियोफिलस बोन कैनेल ने। हाइड्रोजन का परमाणु संख्या कितना होता है? हाइड्रोजन का परमाणु संख्या कितना होता है? 1 होता है। ये हाइड्रोजन का ही बार बार पूछा जाता है क्योंकि इसका परमाणु संख्या है वो 1 होता है, इसलिए आपको याद रखना हाइड्रोजन का परमाणु संख्या 1 होता है। कैल्शियम फ्लोराइड पर कुल आवेश कितना होता है? 0 होता है, यानी 0 होता है। बिजली संचरण के लिए लोहे के तारों के बजाय प्राय तांबे का तार प्रयुक्त होते हैं क्योंकि लोहे की अपेक्षा तांबा बेहतर बिजली का सुचालक होता है, यानी कंडक्टर होता है। नेक्स्ट है, ब्रेक लगाने पर वाहन को रोकने वाले बल को क्या कहते हैं? घर्षण बल। वाहन हमारा किसके कारण रुकता है? घर्षण बल के कारण ही रुकता है जब हम वाहन में ब्रेक लगाते हैं। किसी परमाणु की संख्या से उसमें मौजूद हमें किसकी संख्या का पता चलता है? प्रोटॉन की संख्या का पता चलता है, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर देखते हैं, किसी तार वाले वाद्य यंत्र से पैदा हुई संगीत की ध्वनि की गुणवत्ता किस पर निर्भर करती है? ध्वनि के तरंग पर निर्भर करती है। नेक्स्ट है यहाँ पर, वायु में कार्बन के कण निकलने के लिए कौन से सिद्धांत का प्रयोग किया जाता है? तो वैद्युत कण संचलन का सिद्धांत का प्रयोग किया जाता है। जब किसी कण को ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर फेंका जाता है और जब वह सबसे ऊंचे बिंदु तक पहुंच जाता है तो क्या होता है? उसका त्वरण नीचे की ओर होता है, ठीक है। नेक्स्ट है, जल विद्युत केंद्र में टरबाइन किससे चलती है? पानी के बहने से, यानी पानी के बहाव से चलती है। 1 किलोग्राम राशि का वजन होता है 9.8 न्यूटन के बराबर। 1 माइक्रोन किसके बराबर होता है? 0.003 या 1/1000 या 10⁻³ ठीक है। नेक्स्ट है, थर्मोस्टेट के प्रयोजन क्या है? तापमान को स्थित रखना। नेक्स्ट है, थर्मोस्टेट का प्रयोजन है तापमान को स्थित रखना। व्हीटस्टोन ब्रिज से क्या मापा जाता है? प्रतिरोध मापा जाता है। वीडियो को कंटिन्यू पूरा देखिए क्योंकि आप जब वीडियो को पूरा देखेंगे तभी आपको सभी क्वेश्चंस अच्छे से समझ आएंगे और आप पूरे क्वेश्चंस को कवर कर सकोगे। अति लघु समय अंतरालों को सही मापने के लिए का प्रयोग किया जाता है? परमाणु घड़ियों का। देखिए, अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिए और अगर कोई डाउट है तो कमेंट करिएगा। सभी दोस्तों में शेयर कर दीजिए ताकि ऐसे अच्छे क्वेश्चंस की वीडियो उन दोस्तों तक भी पहुंच सके। 389 क्वेश्चन है, साइक्लोट्रॉन एक ऐसी युक्ति है जो आवेशित कणों को ऊर्जा प्रदान करती है। नेक्स्ट है 390, रिकॉर्ड करने और रिकॉर्ड की हुई डिटेक्शन को पुनः रिप्रोड्यूस करने के लिए प्रयुक्त उपकरण है डिक्टाफोन। वह उपकरण कौन सा है जिससे समुद्रों की गहराई को मापने के लिए ध्वनि तरंग का प्रयोग किया जाता है? सोनार। क्या है? सोनार। आपका ये होमवर्क है कि आपको सोनार एंड राडार का फुल फॉर्म कमेंट बॉक्स में लिखना है। अगर आपको नहीं पता है तो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए बता दूंगा, बट आपको नहीं पता तो सर्च कीजिए और वहाँ पर सर्च करके याद कीजिए और आप कमेंट बॉक्स में लिखिए सोनार और राडार का फुल फॉर्म। नेक्स्ट है, कुलिच नालिका का प्रयोग क्या उत्पन्न करने के लिए किया जाता है? एक्स किरणें उत्पन्न करने के लिए किया जाता है। वायु के तापमान में परिवर्तन से ध्वनि का कौन सा गुण प्रभावित होता है? आवृत्ति। देखिए, अगर वायु है, जो वायु के तापमान में अगर परिवर्तन होगा तो ध्वनि का कौन सा गुण है जिसमें
जो प्रभावित होगा, जो इफेक्टेड होगा, उसकी जो फ्रिक्वेंसी होती है, आवृत्ति होती है, वो इफेक्टेड होती है तापमान बढ़ने से और घटने से, उसमें अंतर आ जाता है। नेक्स्ट है, विद्युत और चुंबकत्व के बीच लिंक की खोज किसने की थी? तो मैक्सवेल ने की थी कि विद्युत और चुंबकत्व के बीच एक संबंध होता है, उसे मैक्सवेल ने बताया था। कौन सी परिघटना यह निर्णय लेने में सहायक होती है कि प्रकाश एक अनुप्रस्थ तरंग है? ध्रुवीकरण। क्या होता है? ध्रुवीकरण परिघटना होती है। अगर आप फिटर टर्नर मशीनिस्ट के स्टूडेंट हो तो टेस्ट सीरीज की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगी, जाकर ज्वाइन कीजिएगा, आपकी थ्योरी एंड प्रीलिम्स एग्जाम में बहुत ज़्यादा हेल्प होगी। ठीक है। यदि कोई पिंड एक वृत्त में एक समान चाल से घूमती हो तो इस पर कोई कार्य नहीं किया जाता है। यदि कोई पिंड एक वृत्त में समान चाल से घूमती है तो उस पर कोई कार्य नहीं किया जाता, यानी उसको माना जाता है इसने कोई कार्य नहीं किया है। यदि कोई पिंड है एक वृत्त में समान गति से चल रहा है तो उसके द्वारा कोई कार्य नहीं किया जाता है। नेक्स्ट है, कौन सा एक सोपानी परिमाण है? स्थिर विद्युत विभव। क्या है? स्थिर विद्युत विभव सोपानी परिमाण। वेक्टर परिमाण है। वेक्टर परिमाण क्या होता है? वेग, बल, आघूर्ण तथा विस्थापन। एक समान गति वाले पिंड का वेग कितना होता है? एक समान होता है। ठीक है। नेक्स्ट है 400 नंबर क्वेश्चन है, 0.3 मीटर की तरंग दैर्ध्य वायु में उत्पन्न होती है और यह 300 मीटर प्रति सेकंड की गति से यात्रा करती है। यह किस प्रकार की तरंग दैर्ध्य है? तो यह तरंग दैर्ध्य श्रव्य तरंग। कौन सी है? श्रव्य तरंग, जिसे हम सुन सकते हैं। 1 माइक्रोन किसके बराबर होता है? 1 माइक्रोन, यहाँ पर बोला 1 माइक्रोन किसके बराबर होता है? तो यहाँ पर मीटर में है तो 10⁻⁻6। अगर मिलीमीटर में पूछता है तो 10⁻⁻3, जो मैंने आपके लिए अभी बताया था। नेक्स्ट है 402 नंबर, एक मीनार के शीर्ष पर खड़े एक व्यक्ति के पास 2 गोलक हैं, ए और बी। वह एक गोलक को नीचे की ओर गिराता है और उसी समय गोलक बी को क्षैतिज रूप से फेंकता है, तो क्या होगा? दोनों ही गोलक एक साथ पृथ्वी पर गिरेगा। देखिए, द्रव्यमान कितना भी हो या भार कितना भी हो, जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो सभी वस्तुओं पर एक समान लगता है। अगर कोई एक भारी वस्तु है और एक कोई हल्की वस्तु है, आप जब दोनों को समान ऊंचाई से नीचे गिराओगे तो दोनों ही एक टाइम पर ही नीचे धरती पर आएंगी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साइक्लोट्रॉन किसको त्वरित करने के लिए प्रयुक्त किया जाता है? परमाणु को। परमाणु को त्वरित करने के लिए या त्वरण देने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? साइक्लोट्रॉन का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेडियो तरंगों द्वारा वस्तुओं की स्थिति ज्ञात करने में किसका उपयोग होता है? रडार का। रेडियो तरंगों द्वारा वस्तु की स्थिति की, वस्तु कहाँ पर है, तो स्थिति पता करने के लिए रडार का उपयोग करते हैं। नेक्स्ट है, सूर्य की किरणों की तीव्रता मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? एक्टियोमीटर का। किसका? एक्टियोमीटर का। गाड़ियों में पेट्रोल के साथ हवा को मिश्रित करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? कार्बोरेटर का। जब तक पेट्रोल में हवा नहीं जाएगी तो पेट्रोल नहीं जलेगी तो इंजन नहीं चलेगा, इसलिए कार्बोरेटर होता है वो हवा को मिश्रित करता है। कितने अनुपात में करना है वो कार्बोरेटर में सेट होता है। जैसे कि हम पेट्रोल, जो गाड़ियाँ होती हैं, पेट्रोल कभी कम खाती है कभी ज़्यादा खाती है, यानी कि उसका माइलेज कम ज़्यादा करने के लिए कार्बोरेटर में उसका अनुपात सेट किया जाता है। कम ज़्यादा करते हैं तो पेट्रोल कार्बोरेटर कम ज़्यादा मिश्रित करने लगता है और हमारी गाड़ी का एवरेज वो कम ज़्यादा हो जाता है। सेफ्टी लैंप का आविष्कार किसने किया था? हम्फ्रे डेवी ने। नेक्स्ट है, ब्लैक होल सिद्धांत की खोज किसके द्वारा की गई थी? एस चंद्रशेखर द्वारा। ब्लैक होल का आपने नाम सुना होगा। इसका जो डेंसिटी होता है वो सबसे ज़्यादा होता है, बहुत ज़्यादा होता है। ब्लैक होल की डेंसिटी बहुत भारी होता है। इसकी खोज किसने की थी? एस चंद्रशेखर ने की थी। कंप्यूटर मशीन का जनक किसे कहा जाता है? चार्ल्स बेबेज को कहा जाता है। नेक्स्ट है, इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी का आविष्कार किसने किया था? नॉल और रुस्का ने। बैलिस्टिक मिसाइल किसने बनाई थी? बर्नर वॉन ब्रीन ने। नेक्स्ट है, सर्वप्रथम परमाणु बम का विकास किसने किया था? हाइड्रोजन बम का भी बताया था, परमाणु बम का सुन लीजिए। परमाणु बम का विकास किसने किया था? जे रॉबर्ट ओपेनहीमर ने। किसने किया था? जे रॉबर्ट ओपेनहीमर ने। और हाइड्रोजन का एडवर्ड टेलर ने। ठीक है। गैस इंजन की खोज किसने की थी? डेमलर ने। हवाई जहाज का आविष्कार किसने किया था? राइट ब्रदर्स ने। डायनामाइट का खोज किसने की थी? अल्फ्रेड नोबल ने। नेक्स्ट है, हवाई जहाज का राइट ब्रदर्स, डायनामाइट अल्फ्रेड नोबल। दूरबीन का खोज गैलीलियो ने। कौन सी मात्रक जड़त्व की माप है? द्रव्यमान।
कौन सी मात्रक जड़त्व की माप है? द्रव्यमान है। नेक्स्ट है, एक व्यक्ति को अपनी प्रतिध्वनि सुनने के लिए प्रवर्तक तल से कितनी दूरी पर होना चाहिए? 56 फीट की दूरी पर होना चाहिए, तो व्यक्ति अपने ही प्रतिध्वनि को सुन सकता है अगर 56 फीट की दूरी पर है तो। डेसिबल में ध्वनि तीव्रता की वह अधिकतम सीमा जो व्यक्ति सुन नहीं सकता, तो 95 डेसिबल है, इसको व्यक्ति सुन नहीं सकता है। मिट्टी के घड़े में किस प्रक्रिया के कारण जल ठंडा रहता है? बाष्पीकरण के कारण। आप देखते होंगे जब भी मिट्टी का जो घड़ा होता है, ठीक है, मिट्टी का जो घड़ा होता है उसके बाहर पानी के छोटे छोटे धब्बे इस तरीके से हमको दिखते हैं, यानी कि उसमें से वायु है जो अंदर जाती है, पानी बाहर निकलता है, जो बाहर का पानी होता है वो ठंडा मतलब गर्म होता है और अंदर उसको ठंडा कर देता है, तो बाष्पीकरण की प्रक्रिया होती है, तभी हमारे मटके में ठंडा पानी हो पाता है। सेल्सियस में माप का कौन सा तापक्रम 300 केल्विन के बराबर होता है? 27 डिग्री सेल्सियस। आपके लिए एक फॉर्मूला याद रखना है, जैसे C/5 बराबर F-32/9, ठीक है, 2 का 32 है बराबर R/4, और यहाँ पर हो जाएगा K-273/5, ठीक है। ये फार्मूला आपको याद रखना है, इससे आप कोई भी निकाल सकते हो, रूमर, केल्विन, फ़ारेनहाइट या डिग्री सेल्सियस, कुछ भी आप निकाल सकते हो। नेक्स्ट है यहाँ पर, यदि किसी स्थान पर तापमान में वृद्धि होती है तो वहाँ की आपेक्षिक आर्द्रता घट जाती है, ठीक है। जब भी किसी स्थान पर तापमान में वृद्धि होगी तो वहाँ की आपेक्षिक आर्द्रता है जो घट जाएगी। किसी द्रव का बाष्पीकरण होने से उसका तापमान क्या होता है? घटता है। जब भी किसी द्रव का बाष्पीकरण होगा, वाष्प बदल जाएगा, तो उसका जो तापमान है वो घटने लगेगा, ठीक है। थर्मस फ्लास्क के आविष्कार किसने किया था? डेवार ने। नेक्स्ट है यहाँ पर, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, थर्मस फ्लास्क ने डेवार का आविष्कार किया था। थर्मस फ्लास्क में किससे ऊष्मा का क्षय रोका जा सकता है? चालन, संवहन और विकिरण से। नदी, तालाब, कुआं तथा समुद्र के पानी में अधिक सुचालक होता है समुद्र का पानी, क्योंकि खारा होता है इसलिए अधिक सुचालक होता है। ऊष्मा के संचरण के किस विधि में माध्यम की आवश्यकता नहीं होती? संवहन माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। तरंग दैर्घ्य किससे मापा जाता है? आंगस्ट्रॉम से। पृथ्वी का प्लान वेग कितना होता है? 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड। जेट इंजन किसके संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है? द्रव्यमान के सिद्धांत पर। नेक्स्ट है, बल किसका गुणनफल है? बल नहीं, बल यानी फोर्स। बल किसका गुणनफल है? द्रव्यमान और त्वरण का, ठीक है। नेक्स्ट है यहाँ पर, पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात में कौन सी भौतिक राशि प्राप्त होती है? द्रव्यमान। संवेग और वेग का अनुपात जो होता है वो द्रव्यमान भौतिक राशि प्राप्त होती है। रेडियो सक्रियता की इकाई क्या है? क्यूरी। ज्योति फ्लक्स का मात्रक है ल्यूमेन। वृत्तीय गति किस प्रकार गति होती है? त्वरित गति होती है। किसी वस्तु को वृत्ताकार मार्ग पर चलने पर एक बल वृत्त के केंद्र की ओर कार्य करता है, कौन सा बल कहलाता है? अभिकेंद्रीय बल। अपकेंद्रीय बल के मैंने बहुत सारे क्वेश्चंस आपके लिए करा दिए हैं पिछली वीडियो में, अगर आप देखोगे। उत्तोलक, घिरनी, आना तल तथा स्क्रू जैक किस मशीन के उदाहरण हैं? सरल मशीन के, सिंपल मशीन के। किसी वस्तु का वह बिंदु जहां वस्तु का समस्त भार कार्य करता है, कौन सा केंद्र कहलाता है? गुरुत्व केंद्र, ग्रेविटेशनल सेंटर या ग्रेविटी, सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहलाता है, ठीक है। नेक्स्ट है, चिमटा, मनुष्य का हाथ आदि किस श्रेणी के उत्तोलक हैं? ये लीवर जिसे हम कहते हैं या उत्तोलक कहते हैं, फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर, 3 प्रकार के लीवर होते हैं। तो आप इस प्रकार से याद रख सकते हो। फ्ली, एक ट्रिक है फ्ली। फ्ली का होता है, एफ का होता है फलक्रम, अगर बीच में है तो फर्स्ट ऑर्डर लीवर है। लोड अगर बीच में आता है तो सेकंड ऑर्डर लीवर है, और ई अगर बीच में आता है तो थर्ड ऑर्डर लीवर है, ठीक है। चिमटा, मनुष्य का हाथ, तो चिमटा किस तरीके का होता है? चिमटा आपका कुछ इस तरीके का होता है, ठीक है। तो यहाँ पर हमको फोर्स लगाना पड़ता है, यहाँ पर हमको फोर्स लगाना पड़ता है, तब हमारा यहाँ पर कुछ लोड हम पकड़ पाते हैं। तो यहाँ पर जब फोर्स बीच में आ रहा है और लोड बगल में आ रहा है, फोर्स बीच में, एफर्ट, ई का मतलब एफर्ट, तो यहाँ पर किस श्रेणी का उत्तोलक है? हमारा थर्ड ऑर्डर लीवर है, तृतीय श्रेणी का उत्तोलक है, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर है, नींबू निचोड़ने की मशीन, सरौता आदि किस श्रेणी के उत्तोलक के अंतर्गत आते हैं? द्वितीय श्रेणी के आते हैं। मैंने अभी आपके लिए बताया, अगर लोड बीच में, जैसे हमारा सरौता होता है, सरौता यहाँ पर देखिए कुछ इस प्रकार से मान लेते हैं सरौता है,
तो हम जो भी यहाँ पर हम फोर्स लगाते हैं, यहाँ पर फोर्स लगाते हैं और यहाँ पर हमारा ऐसा कटर टाइप लगा होता है सरोता में, और यहाँ पर हम लोड को रखते हैं, कुछ भी हम काट पाते हैं, ठीक है। तो ये सेकंड ऑर्डर लीवर हमारा हो जाएगा। नेक्स्ट है कैंची, प्लास, शीशा, शीश झूला, साइकिल का ब्रेक, हैंड पंप आदि की श्रेणी को उत्तोलक है। इसमें जैसे कि यहाँ पर कैंची मान लेते हैं, यहाँ पर एक हमारी कैंची है, ठीक है। कैंची कैसे बनाते हैं, कैंची ऐसे बना देते हैं, ठीक है। ये हमारी कैंची है, ठीक है, हमारी एक कैंची है। तो यहाँ पर हमारा फलक्रम लगा है और यहाँ पर हम एफर्ट लगाते हैं, यहाँ पर कोई वस्तु हमारी कट होती है, बीच में अगर फलक्रम लगा है तो हमारा फर्स्ट ऑर्डर लीवर हो जाएगा। नेक्स्ट है ऊर्जा संरक्षण का नियम क्या बताता है। ऊर्जा संरक्षण का नियम क्या बताता है, विश्व की संपूर्ण ऊर्जा का परिमाण स्थिर रहता है, ठीक है। नेक्स्ट है 1 किलोवाट घंटा कितने जूल के बराबर होता है, 3.6 × 10⁶ जूल के बराबर होता है, ठीक है। 1 न्यूटन मीटर बराबर कितने जूल होता है, आपको इस क्वेश्चन को कमेंट बॉक्स में छाप देना है। 1 न्यूटन मीटर बराबर कितना जूल होता है, ठीक है। 1 न्यूटन मीटर प्रति सेकंड बराबर कितना जूल होता है। नेक्स्ट यहाँ पर 1 वाट सेकंड कितने जूल के बराबर होता है, 1 जूल के बराबर होता है। 1 वाट घंटा कितने जूल के बराबर होता है, 3600 जूल। वाट घंटा और वाट सेकंड ध्यान रखना, वाट सेकंड 1 जूल, वाट घंटा 3600 जूल, और 1 किलोवाट घंटा कितने जूल के बराबर होता है, 3.6 × 10⁶। नेक्स्ट है यहाँ पर विषुवत रेखा पर गुरुत्व जनित त्वरण जी का मान कितना होता है, सबसे कम। विषुवत रेखा पर जी का मान सबसे कम होता है। पृथ्वी के ध्रुव पर गुरुत्व जनित त्वरण ध्रुवों पर जी का मान सबसे अधिक होता है, ठीक है, और पृथ्वी के सेंटर में जी का मान 0 होता है। पृथ्वी का घूर्णन गति घटाने पर जो पृथ्वी हमारी घूम रही है, अगर इसकी घूर्णन गति को हम कम कर देते हैं तो जी के मान पर क्या प्रभाव पड़ेगा, बढ़ जाएगा। पृथ्वी की सतह से ऊपर या नीचे जाने पर जी का मान घटता है। जब लिफ्ट नीचे की ओर आती है तो लिफ्ट में स्थित पिंड का भार हमको घटा हुआ प्रतीत होता है, और जब ऊपर की ओर जाती है तो हमको लिफ्ट में स्थित पिंड का भार बढ़ा हुआ प्रतीत होता है। नीचे उतरते समय अचानक लिफ्ट की डोर टूट जाए तो ऐसी स्थिति में लिफ्ट में स्थित पिंड का भार 0 हो जाएगा। वायुमंडलीय दाब किसके बराबर होता है, 10⁵ न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। वायुमंडलीय दाब कितना होता है, 10⁵ न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। एक बार कितने के बराबर होता है, तो 10⁵ न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर के बराबर होता है। यहाँ पर बोल रहा है उड़ते हुए वायुयान में बैठे यात्री के फाउंटेन पेन में से स्याही रिस जाती है, यह किसके कारण होता है, वायुमंडलीय दाब कम होने के कारण फाउंटेन पेन से स्याही निकलने लगती है। एक फ्यूज के तार को इन लक्षणों के कारण पहचाना जाता है, उच्च प्रतिरोधकता तथा न्यूनतम गलनांक। उसका प्रतिरोधक जो रेजिस्टेंस से ज़्यादा होना चाहिए, उसका गलनांक कम होना चाहिए, तो उसे हम फ्यूज तार कहते हैं। नेक्स्ट है फ्लोरोसेंट लैंप में चौक का प्रयोजन क्या है, करंट के प्रभाव को कम कर देता है, ठीक है। फ्लोरोसेंट लैंप में जो चौक होता है वो करंट के प्रभाव को कम कर देता है। नेक्स्ट है स्थिर द्रव में एक ही क्षैतिज तल में स्थित सभी बिंदुओं पर दाब कैसा होता है, समान होता है। स्थिर द्रव में एक ही क्षैतिज तल में स्थित सभी बिंदुओं पर जो दाब होता है समान होता है। किसका नियम है, किसका लॉ है, आपको इस क्वेश्चन कमेंट करना है, पास्कल लॉ है, ठीक है। ऐसे आपसे क्वेश्चन बनते हैं तो ध्यान रखिएगा, पास्कल लॉ है। स्थिर द्रव के भीतर किसी बिंदु पर दाब प्रत्येक दिशा में बराबर होता है, बराबर या समान, ठीक है। किसी बिंदु पर द्रव का दाब किस पर निर्भर करता है, द्रव के घनत्व पर। किस पर, द्रव का घनत्व कैसा है उस पर निर्भर करता है। द्रव में दाब P किसके बराबर होता है, बिंदु की गहराई h, द्रव के घनत्व d तथा गुरुत्व त्वरण g के गुणनफल के बराबर होता है, अर्थात P बराबर hd × h, h × d × g। गर्म करने पर जिन पदार्थों का आयतन बढ़ता है, दाब बढ़ाने पर उसका गलनांक क्या होता है, बढ़ जाता है। हम किसी पदार्थ को गर्म करते हैं, अगर उसका आयतन बढ़ रहा है तो दाब बढ़ाने पर उसका गलनांक भी बढ़ जाएगा, जैसे कि मोम या घी। सभी द्रव्यों का क्वथनांक दाब बढ़ाने पर बढ़ जाता है। गर्म करने पर जिन पदार्थों का आयतन घट जाता है, दाब बढ़ाने पर उनका गलनांक कम हो जाता है, जैसे कि बर्फ। नेक्स्ट है द्रव का वह गुण जिसके कारण वह वस्तुओं पर ऊपर की ओर एक बल लगाता है, कौन सा बल कहलाता है, उत्प्लावक बल या बायोनेंसी फोर्स इसे कहते हैं, या उत्क्षेप भी कहते हैं। एक किसका सिद्धांत है, आर्किमिडीज का सिद्धांत है। उत्प्लावक बल किस पर निर्भर करता है, द्रव में डूबे पिंड के आयतन एवं द्रव के घनत्व पर,
ठीक है। जैसे कि कोई वस्तु हम द्रव में डुबोते हैं तो वो कितना पानी हटाती है अपने आयतन से, उतना ही बल उतना ही वायुमंडलीय फोर्स ऊपर की ओर कार्य करता है, जिससे कि वस्तु तैरती रहती है। पिंड जब द्रव में पूर्णतः डूब जाता है तो उत्प्लावक बल का मान अधिकतम होता है। नेक्स्ट है, किसी बर्तन में भरे पानी के ऊपर बर्फ तैर रहा है। बर्फ के पूरे पिघल जाने के बाद पानी का स्तर हो जाएगा। पानी के स्तर में कोई परिवर्तन नहीं आएगा, क्योंकि वो पहले से ही पानी में डूबा हुआ रहता है। 1/10 भाग उसका 9 भाग डूबा रहता है, 1 भाग ऊपर रहता है, तो उसमें कोई परिवर्तन नहीं आता है। तैरती हुई वस्तु द्वारा विस्थापित द्रव के गुरुत्व केंद्र को क्या कहते हैं? उत्प्लावन बल कहते हैं। नेक्स्ट है, ब्लॉटिंग पेपर स्याही को शीघ्र सोख लेता है, क्योंकि इसमें छोटे छोटे छिद्र किस नली की तरह कार्य करते हैं, इसलिए ब्लॉटिंग पेपर स्याही को शीघ्र सोख लेता है। यहाँ पर जो तैरती हुई वस्तु द्वारा विस्थापित द्रव के गुरुत्व केंद्र को उत्प्लावन केंद्र कहते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं, वर्षा के बाद किसान अपने खेतों की जुताई कर देते हैं, क्योंकि मिट्टी में बनी केस नलियाँ टूट जाएं और पानी ऊपर ना आ सके, जिससे कि नमी बनी रहे धरती में। साबुन और डिटर्जेंट से कपड़े की ज़्यादा सफाई हो जाती है, क्योंकि ये जल के पृष्ठ तनाव को कम कर देते हैं और मैल में गहराई तक चले जाते हैं। गर्म सूप स्वादिष्ट क्यों लगता है? क्योंकि गर्म द्रव का पृष्ठ तनाव बढ़ जाता है या कम हो जाता है, पृष्ठ तनाव कम हो जाता है, अतः चीप के ऊपर सही भागों में अच्छी तरह फैल जाता है। नेक्स्ट यहाँ पर है, किसी द्रव या गैस के दो क्रमागत परतों के बीच उनकी आपेक्षिक गति का विरोध करने वाले घर्षण बल को क्या कहते हैं? उसको कहते हैं श्यान बल या विस्कोस बल, फोर्स है। श्यानता विस्कोसिटी किसका गुण है? केवल द्रवों तथा गैसों का, द्रवों तथा गैसों का विस्कोसिटी गुण होता है। नेक्स्ट है, किसमें श्यानता नहीं होती? तो ठोसों में श्यानता नहीं होती है। गैसों में श्यानता द्रवों की तुलना में बहुत कम होती है। विस्कोसिटी का ऐसा ही मात्रा होता है डेकापोज या पॉइजली या पास्कल सेकंड। ठीक है, ये आपसे पास्कल सेकंड कई बार पूछा जाता है, तो विस्कोसिटी का सही मात्रक पास्कल सेकंड, डेकापोज या पॉइजली होता है। कोई वस्तु किसी श्यान द्रव में गिरती है तो प्रारंभ में उसका वेग बढ़ता है, किंतु कुछ समय के पश्चात निश्चित वेग से गिरने लगती है। इसे क्या कहते हैं? इसे कहते हैं सीमांत वेग। नेक्स्ट यहाँ पर है, द्रवों का ऐसा प्रवाह जिसमें द्रव का प्रत्येक कोण उसी बिंदु से गुजरता है जिससे उसे पहले वाला कण गुजरा था, जिस बिंदु से पहले वाला कण गुजरा था, इसे क्या कहते हैं? इसे कहते हैं धारा रेखी प्रभाव। जैसे एक कण है इस रेखा से गुजरा है, दूसरा कण भी इसी रेखा से गुजरा है, तो इसे कहते हैं धारा रेखी प्रभाव। धारा रेखी प्रभाव के महत्तम को क्या कहते हैं? क्रांतिक वेग यानी क्रिटिकल वेलोसिटी। अगर आपको इसकी PDF प्राप्त करना चाहते हो तो नीचे आपको लिंक मिल जाएगी टेलीग्राम को, उसमें ज्वाइन हो जाइएगा। मैंने फर्स्ट क्लास जो हमारी हुई थी उसकी PDF डाल दी है, बाकी क्लास की PDF डालने वाला हूं, तो अगर आप अभी तक उसमें ज्वाइन नहीं हुए हो तो ज्वाइन हो जाइएगा। और आपके लिए मैं बताना चाहूँगा, जो हमारा टेलीग्राम है, ठीक है, उसमें आपके लिए वीकली संडे को हमारा फ्री टेस्ट देने का मौका मिलता है, तो आप उसमें ज़रूर ज्वाइन हो जाइएगा, क्योंकि आपको वीकली संडे फ्री टेस्ट देने को मिलेगा प्रीलिम्स और कभी कभी एडवांस। ज़्यादातर प्रीलिम्स देखने को मिलेगा, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो अलग अलग ट्रेड से हैं, तो प्रीलिम्स उनका सेम रहने वाला है, इसलिए हम प्रीलिम टेस्ट वहाँ पर प्रोवाइड कराते हैं। बहुत सटीक सिलेबस को देखते हुए टेस्ट बनाया जाता है, बहुत मेहनत लगती है। तो आप टेस्ट अगर देना चाहते हो, अपनी तैयारी को इम्प्रूव करना चाहते हो, तो टेलीग्राम में जुड़ जाइएगा, वहाँ पर टेस्ट आप दे सकते हो। नेक्स्ट है, हर संडे होता है। ठीक है, किसके प्रमेय से यह सिद्ध होता है कि कोई आदर्श द्रव किसी नली में धारा रेखी प्रवाह बहता है तो उसके मार्ग में प्रत्येक बिंदु पर उसके एकांक आयतन की कुल ऊर्जा, दाब ऊर्जा, गतिज ऊर्जा एवं स्थितिज ऊर्जा का योग नियत रहता है। बर्नौली का प्रमेय है, बर्नौली का नियम है कि उसके मार्ग में प्रत्येक बिंदु पर उसके एकांक आयतन कुल ऊर्जा है, जैसे दाब ऊर्जा, गतिज ऊर्जा एवं स्थितिज ऊर्जा है, वो उसका योग है जो नियत रहता है। इसने बताया बर्नौली की प्रमेय कहती है। प्रति एकांक क्षेत्रफल पर लगाए गए बल को क्या कहते हैं? प्रतिबल या स्ट्रेस कहते हैं। ठीक है, प्रत्यास्थता की सीमा में किसी वस्तु में उत्पन्न विकृति उस पर लगाए गए प्रतिबल के अनुक्रमानुपाती होती है, यह किसका नियम है? हुक का नियम है। ठीक है, वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपकी बार्क के लिए। जो भी आपका अदर एग्जाम है, अगर बार्क के लिए बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट है, और भी कोई अगर आपका एग्जाम जिसमें साइंस आनी है, तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप क्वेश्चंस देखकर खुद अंदाज़ा लगा सकते हो। तो वीडियो को 1 बार 2 बार 3 बार, जब तक आपको पूरे क्वेश्चन अच्छे से याद ना हो जाए तब तक देखें, अच्छे से देखें। ठीक है, एक निश्चित पथ पर गति करती वस्तु जब एक निश्चित समय अंतराल के पश्चात बार बार अपनी पूर्व गति को दोहराती है तो इस प्रकार गति को क्या कहते हैं? आवर्त गति कहते हैं।
किसी पिंड की समस्थिति के इधर उधर गति करने को क्या कहते हैं? दोलन या कंपन गति कहते हैं। बहुत स्टूडेंट का कमेंट कर रहे हैं इच्छा है कि सर पिल्लियम्स की एक टेस्ट सीरीज बनाइए, पिल्लियम्स, जिसमें ओनली पिल्लियम्स टेस्ट होना चाहिए। तो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि एक पिल्लियम्स की टेस्ट सीरीज बनाने वाला हूँ, जिसमें आपके लिए अच्छे खासे टेस्ट देखने को मिलेंगे और बहुत अच्छे आप तैयार कर सकते हो। तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप चैनल पर जुड़ जाइए, सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जब भी मैं एक वीडियो को बना दूंगा उसके लिए कि आप कैसे ज्वाइन कर सकते हो, कितने का है, कैसे ज्वाइन करना है, कैसे देना है आपको। प्रीलिम्स टेस्ट है, सबसे पहले आप वीकली संडे टेस्ट एक बार देकर देखिए तो हमारा आपको कंटेंट कैसा लगता है, कैसे हम टेस्ट बनाते हैं, आपको प्रीलिम्स टेस्ट को ज्वाइन करिएगा, ठीक है। सो नेक्स्ट यहाँ पर देख लेते हैं हम। एक निश्चित पथ पर मैंने ये बता दिया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, किसी पिंड के साम स्थिति के इधर उधर गति करने को क्या कहते हैं? दोलन या कंपन गति कहते हैं। क्या कहते हैं? दोलन या कंपन गति कहते हैं। कंपन करने वाली वस्तु 1 सेकंड में जितना कंपन करती है उसे क्या कहते हैं? आवृत्ति कहते हैं। कंपन करने वाली वस्तु 1 सेकंड में कितनी कंपन कर रही है उसे आवृत्ति कहते हैं। सरल आवर्त गति करने वाला कण जब अपनी मध्यमान स्थिति से गुजरता है तो उस पर कोई बल कार्य नहीं करता है एवं उसका त्वरण तथा स्थिति सूर्य शून्य हो जाता है। आवर्तकाल किस पर निर्भर करता है? लोलक के द्रव्यमान पर। किसी लोलक घड़ी को पृथ्वी तल से ऊपर या नीचे ले जाने पर घड़ी का आवर्तकाल बढ़ जाता है क्योंकि गुरुत्वीय त्वरण जी का मान कम हो जाता है। जी का मान कम हो जाएगा तो उसका भार कम हो जाएगा, भार कम हो जाएगा तो उसका आवर्तकाल बढ़ जाएगा। आवर्तकाल किस पर निर्भर करता है? लोलक के द्रव्यमान पर। किसी लोलक घड़ी को आवर्तकाल लोलक के द्रव्यमान पर, उसका द्रव्यमान कितना है इस पर निर्भर करता है, ठीक है। किसी लोलक घड़ी को पृथ्वी तल से ऊपर या नीचे ले जाने पर घड़ी का आवर्तकाल बढ़ जाता है क्योंकि गुरुत्वीय त्वरण जी का मान कम हो जाता है। नेक्स्ट यहाँ पर है, यदि लोलक घड़ी को उपग्रह पर ले जाया जाए तो वहाँ भारिंदा कण गुरुत्व जी हो जाएगा 0 तथा घड़ी का आवर्तकाल अनंत हो जाएगा। घड़ी का आवर्तकाल अनंत हो जाने पर क्या होगा? घड़ी बंद हो जाएगी, ठीक है। अनंत हो जाएगा तो घड़ी बंद हो जाएगी। यदि सर्दियों में लोलक की लंबाई कम होने पर आवर्तकाल भी कम हो जाता है, जिससे लोलक घड़ी तेज चलने लगेगी। चंद्रमा का गुरुत्वीय त्वरण जी पृथ्वी के गुरुत्वीय त्वरण का 1/6 होता है। वे तरंग जो किसी पदार्थ के माध्यम ठोस, द्रव अथवा गैस में संचरित होती हैं वो कहलाती हैं यांत्रिक तरंगें। कौन सी कहलाती हैं? यांत्रिक तरंगें ठोस, द्रव तथा गैस तीनों में संचरित हो सकती हैं। अवरक्त विकिरण यानी इंफ्रारेड रेडिएशन का तरंगदैर्घ्य कितना होता है? 7 × 8 × 10⁻⁷ से 10⁻³ मीटर तक होता है अवरक्त किरणों का। अवरक्त इंफ्रारेड रेडिएशन की खोज किसने की थी? हर्शेल ने की थी। नेक्स्ट यहाँ पर है तो नेक्स्ट यहाँ पर हम देखते हैं कितने तरंगदैर्घ्य वाली तरंगें सूक्ष्म तरंगें कहलाती हैं? 10⁻³ मीटर से 10⁻² मीटर तक। संकेत भेजने, कीमती कपड़ों, वायु तथा घड़ियों के पुर्जों को साफ करने में किन तरंगों का उपयोग किया जाता है? पराश्रम यानी अल्ट्रासोनिक वेव्स का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। और भी क्वेश्चन है कुछ देख लीजिएगा यहाँ पर। और अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कीजिएगा, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ऐसे और वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब करने के बाद शेयर जरूर कर दीजिएगा। कार्बन डाइऑक्साइड में ध्वनि की चाल कितनी होती है? 260 मीटर प्रति सेकंड होती है। हाइड्रोजन में ध्वनि की चाल होती है 1269 मीटर प्रति सेकंड होती है। टेलीग्राफ कोड का आविष्कार किसने किया था? सैमुअल मोर्स ने। टैंक का आविष्कार किसने किया था? अर्नेस्ट स्वीटन ने, ठीक है। नेक्स्ट है, ग्रह की खोज किसने की थी? केपलर ने। सौरमंडल की खोज किसने की थी? कोपर्निकस ने। तो ये थे जो फिजिक्स के 507 क्वेश्चन, 500+ जो मैंने आपसे बोला था। तो फिजिक्स के हमारे 507 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। इस 507 क्वेश्चन में से आपके मोस्टली क्वेश्चन जो वार्क में जितने आने आ जाएंगे, और बाकी जो 6-7 क्वेश्चन हैं वो केमिस्ट्री के आते हैं, उसके हम 5 क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। उसके बाद बायो की कोशिश करेंगे। तो आई होप कि आपको वीडियो को पसंद आया होगा, तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय।